हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चला तनु क्लासेस 8 को। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, यानी कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसी चैप्टर को जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग पहले अध्याय, जिसका नाम था आपका एटीएम मनी की तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट पे, वहां पर आपको सारा चैप्टर का प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है पहले अध्याय में पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसको हम लोग सहरिया सभ्यता बोलते हैं, जो कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। कहानी को थोड़ा समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, और मैं इस चैप्टर का पहले आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, पूरा थ्योरी को पता होगा, बहुत ही मजे के साथ अच्छे से आपको कहानी को समझाएंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, इन सभी प्रश्नों को जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं शहरी सभ्यता थी, क्योंकि आपको मोहनजोदड़ो जैसा एकदम विकसित शहर मिला, हड़प्पा जैसा विकसित शहर मिला, और हड़प्पा सभ्यता में एक चीज नहीं मिला था, जिसका नाम था लोहा। आपको पता भी होगा, क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु या फिर कौन सा चीज नहीं पाया जाता था। बाकी हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ पाया जाता था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग शहरी सभ्यता बोलते हैं। और ये कब से कब तक चला था? 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, इसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर आप कहानी को समझेंगे तो पहले शहरी सभ्यता था, लेकिन एकदम से अचानक हो गया ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी विकसित शहर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो है लोग भैंस वगैरह चराते थे, जानवर वगैरह चराते थे, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं थे। शहर वगैरह जैसे मोहनजोदड़ो जैसा शहर नहीं मिला, हड़प्पा जैसा शहर नहीं मिला, इसीलिए जो है इसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि पहले शहरी सभ्यता थी, लेकिन अचानक हड़प्पा सभ्यता इस तरह बिखर गया, पूरे तरीके से खत्म हो गया, तहस-नहस हो गया। फिर जो है ये टूट करके बन गया आपका ग्रामीण सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता। इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम लोग 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे मगध के बारे में। ठीक है, मगध के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था थी। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता जो है वह आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। तो हम लोग जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसको हम लोग वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसकी जानकारी जो है, यानी कि इस सभ्यता की जो जानकारी है, वो हम लोगों को वेदों से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और ये जो वैदिक सभ्यता है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो आर्यों के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज, आर्यों के द्वारा जो है वैदिक सभ्यता बनाया गया था। तो इस अध्याय में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद किसे बोलते हैं? तो जैसे आज के जमाने में आप राज्य समझ सकते हैं, एक स्टेट जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, इस तरीके से हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि पहले इसी को जो है महाजनपद बोला जाता था। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई हड़प्पा सभ्यता के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद 15 वर्षों के लंबे समय में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर कई तरह के विकास हुए। यह समय काल था जब सिंधु और इस उपनदियों के किनारे बसे लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ठीक है, तो आपको जैसे पता है 2600 से लेकर के जो है 1900 ईसा पूर्व तक आपका क्या चला था? हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जस्ट 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए 1900 से लेकर के 1500, यानी कि लगभग 400 साल का जो है कोई अता पता है ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी जो है वो वेदों में भी सही से नहीं दी गई है। इसके बीच क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का मतलब, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि क्या होता है। उसके बाद फिर जो है इस चैप्टर का हम लोग बहुत ही मजे के साथ शुरुआत करेंगे 16 महाजनपद से। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर सुनिए, ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का मतलब क्या होता है। देखिए, 1830 ईस्वी में भारत अभिलेख विज्ञान में एक प्रगति हुई। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, इसी ने जो है ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का मतलब निकाला। ठीक है, तो जैसे आज के जमाने में हम लोग देवनागरी लिपि जानते हैं, तो वैसे ही पहले क्या था? एक ब्राह्मी लिपि था और एक आपका था खरोष्टी लिपि। इसका मतलब किसने निकाला? तो 1830 ईस्वी में जब यहाँ पर विज्ञान में एक प्रगति हुआ, यानी कि तरक्की हुआ, तो उसी समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जिसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसीलिए जो है ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का मतलब निकाला। अब इन लिपियों का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अभिलेखों
और सिक्कों में किया गया है, ठीक है। तो इनका जो इन लेखों यानी कि ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहां पर किया गया है, तो अभिलेख में। अभिलेख मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का रिकॉर्ड, यानी कि पहले के जमाने में जो है कोई चीज को लिख करके रखता था, या तो पत्थर पर या फिर मिट्टी पर या फिर कोई धातु पर या फिर कोई कागज पर। तो पहले के जमाने में कोई चीज को लिख करके रखा जाता था, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलेख। और सिक्का मतलब तो सिक्का होता है, ठीक है। तो इन लिपियों का जो प्रयोग है सबसे पहले अभिलेख में और सिक्का में किया गया था। जेम्स प्रिंसिप ने कहा कि ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर जो है पियदस्सी राजा का नाम लिखा था। और जेम्स प्रिंसिप ने क्या कहा कि ज्यादातर अभिलेख में क्या लिखा है, या तो अभिलेख में या फिर सिक्के में पियदस्सी राजा का नाम लिखा है। अब पियदस्सी का मतलब क्या होता है, तो आगे आपको समझ में आएगा। पियदस्सी का मतलब यहां पर थोड़ा समझ ही लीजिए। पियदस्सी का जो अर्थ होता है वो होता है मनोहर मुख आकृति वाला, अर्थात ऐसा राजा जिसका मुंह जो है सुंदर हो, ठीक है। तो अधिकतर अभिलेख हो गया या फिर सिक्का हो गया, वहां पर कौन से राजा का नाम लिखा हुआ होता था, पियदस्सी राजा का जो है नाम लिखा हुआ होता था। और पियदस्सी का मतलब क्या होता है, जिसका मुख जो है बहुत ही सुंदर हो, ठीक है। मुख आकृति वाले मनोहर मुख आकृति वाले, यानी कि जिसका मुंह सुंदर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पियदस्सी, ठीक है। कुछ अभिलेखों पर राजा के नाम अशोक भी लिखा था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अशोक का धम्म के बारे में। आपने सुना भी होगा अशोक जो है किसको लेके आया था, धम्म का प्रचार कर रहा था। धम्म भी जो है एक प्रकार का धर्म था। तो कुछ अभिलेखों में कुछ सिक्कों में जो है अशोक के बारे में, यानी कि अशोक राजा के बारे में दिया गया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया कि अशोक जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासकों में से एक था। कौन? अशोक, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि हम लोग इसमें क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे समझिए। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की पुनर्रचना के लिए अलग भाषा पर लिखे गए अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया, ठीक है। तो आपका एक भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने जो है क्या किया, इस उपमहाद्वीप यानी कि इसका पता लगाने के लिए जो है प्रमुख राजवंश का पता लगाने के लिए क्या किया, अलग अलग भाषा का और अभिलेख का यानी कि रिकॉर्ड का, ग्रंथों का उपयोग किया। तो देखिए अब यहां से कहानी आपकी शुरुआत होती है। तो यहां से मेरी बात को आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाइए, और जो पॉइंट आपको नोट करने के लिए उसको प्लीज नोट कीजिएगा। फिर ये चैप्टर जो है 100% है, एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। बस मेरी बात को यहां से प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है क्लास में ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक जो है आपका हड़प्पा सभ्यता था, जिसको हम लोग शहरी सभ्यता बोलते हैं। लेकिन जस्ट इसके अचानक बाद 400-500 साल बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसी को अचानक हम लोग वैदिक सभ्यता बोलने लगे, और ये आपका एकदम ग्रामीण सभ्यता हो गया। ग्रामीण सभ्यता क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर भैंस वगैरह था, कोई भी विकसित सिटी नहीं था। जैसे मोहनजोदड़ो पहले था, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा शहर नहीं देखने को मिला, इसीलिए इसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। लेकिन ग्रामीण सभ्यता में एक चीज का खोज हुआ जिसका नाम था लोहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा भी जाता लोहा कहां पर नहीं पाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो है एक धातु का खोज हुआ जिसका नाम था लोहा। अब लोहा से फायदा ये हुआ कि लोहा से हल जोता गया, लोहा से जब लोहा को बेचा गया, जब हल जोता गया तो उपजा हुआ अनाज होगा, जब अनाज उपजा तो जानवर वगैरह ज्यादा बढ़ने लगे। तो इस तरीके से जो है तरक्की करने लगे, धीरे धीरे तरक्की करने लगे। और इसी तरक्की में जो है हम लोग एक महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मगध महाजनपद, ठीक है। तो आपको कहानी बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद क्या होता है समझते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल माना जाता है। परिवर्तनशील मतलब बदलाव काल, यानी कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल माना जाता है। इस काल में अक्सर आरंभिक राज्यों नगरों को लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और सिक्का के साथ जोड़ा गया था, यानी कि लोहा का जो बढ़ता इस्तेमाल है और जो सिक्का है उसके साथ इस काल को जोड़ा गया था। इसीलिए इसको जो है परिवर्तनशील काल यानी कि बदलावकारी काल या फिर बोल सकते हैं बदलाव काल कहा जाता है। यहाँ पर परिवर्तन यानी कि बिल्कुल बदलाव होता था, ठीक है। इसी काल में यानी कि यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जो है आपका बौद्ध तथा जैन सहित अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ यानी कि उदय हुआ। तो आपको पूछा भी जाता है कि इस शताब्दी में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो लोहे के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में और सिक्का के बारे में हम लोगों को जानकारी मिला, इसके साथ जोड़ा गया। दूसरा हम लोगों को बौद्ध और जैन सहित बौद्ध धर्म के बारे में भी और जैन धर्म के बारे में भी, इसके साथ ही अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का जो है विकास हुआ, उदय हुआ, पता चला हम लोगों को, ठीक है। बौद्ध और जैन के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, और यही बौद्ध और जैन ग्रंथ है जहां पर शुरुआती ग्रंथ है जहां पर हम लोगों को महाजनपद नाम से, किस नाम से, महाजनपद नाम से हम लोगों को जो है 16 राज्य के बारे में यानी कि 16 महाजनपद के बारे में
जानकारी प्राप्त होता है। कौन कौन से ग्रंथ से? एक बौद्ध और एक जैन की शुरुआती जो ग्रंथ था, अभी नहीं शुरुआत, क्योंकि अभी बदलाव बहुत सारा हुआ ना, महाजनपद में बौद्ध ग्रंथ बोलिए या फिर जैन ग्रंथ बोलिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो जो शुरुआती ग्रंथों था वहां पर हम लोगों को महाजनपद के बारे में यानी कि 16 राज्यों के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। हालांकि इन ग्रंथों में महाजनपद की सूची जो है एक समान नहीं है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती तथा गांधार जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये महाजनपद जो है महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर यानी कि ये बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, यहाँ पर जो है सूची एक समान नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 16 महाजनपद के बारे में दिया हो सकता है यहाँ पर 5 महाजनपद के बारे में दिया हो। ठीक है, लेकिन एक चीज दोनों में समान है, एक वज्जी, मगध, कौशल, ये सभी किसका नाम है? ये सभी आपका किसका नाम है बताइए? ये सभी आपका महाजनपद का नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग मगध महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती तथा गांधार ये सभी आपका किसका नाम है? ये सभी आपका राज्य का नाम है, यानी कि महाजनपद का नाम है। इसी के बारे में जो है दोनों ग्रंथ में यानी कि बौद्ध ग्रंथ में भी दिया गया है और जैन ग्रंथ में भी दिया है। इसीलिए हम लोगों को पता चलता है कि ये जो महाजनपद के बारे में दिया गया है दोनों ग्रंथ में, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं खास होगा, इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि महाजनपद पर किसका शासन होता था, तो अधिकांश यानी कि ज्यादातर महाजनपद पर जो है राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध महाजनपद पर कई लोगों का समूह शासन करता था। तो एक आपका गण हो गया और एक आपका संघ हो गया। यहां पर ये नाम से जो भी प्रसिद्ध महाजनपद होता था, जो भी फेमस महाजनपद होता था गण और संघ नाम से, तो वहां पर जो है लोगों का समूह शासन करता था, ना कि राजा। ठीक है, इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाते थे। और ये समूह में जितने भी लोग होते थे, इस ग्रुप में जितने भी लोग होते थे, व्यक्ति होते थे, वो सभी जो है क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। तो ध्यान रखिएगा, अधिकांश महाजनपद पर जो है राजा का शासन होता था। लेकिन अगर वहां पर गण और संघ हो गया, इस नाम से अगर कोई भी सिटी, कोई भी महाजनपद अगर फेमस हुआ, मशहूर हुआ, तो वहां पर कोई समूह शासन करता था। और उस समूह में जो भी व्यक्ति होता था, मान लेते 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, तो वो सभी 15 व्यक्ति जो है एक एक करके राजा कहलाता था। चीजें आपको समझ में आ गई? यानी कि उस समय एक राजा नहीं होता था, उस समूह में जितना राजा होता था उतना ही राजा, उसी को राजा बोला जाता था। ठीक है, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। तो चीजें आपको ध्यान रखना है कि जितना भी महाजनपद होता था सभी की एक राजधानी होती थी। जैसे कि आज के जमाने में राजधानी पटना है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। ठीक है, उसी तरह जो है राजस्थान का जयपुर। तो वैसे ही जो है पहले भी महाजनपद का राजधानी हुआ करते थे। ठीक है, तो चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि महाजनपद का मतलब आपको राज्य समझना है, यानी कि जैसे हम लोग स्टेट समझते हैं वैसे आपको उसका मतलब क्या समझना? महाजनपद पहले बोला जाता था, अभी उसी को जो है राज्य बोला जाता है, आपको यही समझना है। ठीक है, तो प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसको किले से घिरा जाता था। किले का मतलब ऊंचे ऊंचे दीवार, सैनिक वगैरह सब कुछ होता था। ठीक है, वहां के शासक व्यापारी और किसानों से कर वसूलते थे। और वहां के जो भी शासक होते थे वो क्या करते थे? व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन, और जो किसान होते थे उससे टैक्स वसूलते थे, यानी कि कर वसूलते थे। यानी कि कर का जो सिस्टम है वो जमानों से चला आता, मतलब कि चला आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट को। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। उसी 6ठी शताब्दी में ही जो है क्या किया? संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने, किसने? ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। इनमें शासक अर्थात राजा तथा प्रजा दोनों के लिए जो भी नियमों का निर्धारण होता था, जो भी वहां पर कानून होता था, जो भी रूल लागू होता था, उसी के बारे में जो है जानकारी दिया गया है। तो चीजें आपको ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पर 6ठी शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हैं। 6ठी शताब्दी में बहुत सारा घटना हुआ है। सबसे पहला लोहे का बढ़ता इस्तेमाल, सिक्का से जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद बौद्ध तथा जैन धर्म जो है इसी में आया, उदय हुआ, उसका विकास हुआ। कहीं ना कहीं हम लोगों को बौद्ध और जैन धर्म से ही हम लोगों को 16 महाजनपद के बारे में पता चला। और ये 16 महाजनपद में जो ये वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार जैसे जो महाजनपद है ये दोनों ग्रंथ में मिला। इसीलिए हम लोगों को लगा कहीं ना कहीं ये जो है आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका नाम दोनों किताबों में, दोनों ग्रंथ में दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो भी नाम गण और संघ के नाम से जो भी प्रसिद्ध महाजनपद था, यानी कि राज्य था, तो वहां पर समूह शासन करता था। और वो समूह में जितने भी व्यक्ति होते थे उसको क्या बोला जाता था? राजा बोला जाता था। ठीक है, और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसको किले से घेरा जाता था। व्यापारी और किसानों से जो है टैक्स वसूला जाता था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी, शुरू की थी, वहां पर जो है शासक और राजा यानी कि प्रजा मतलब लोग, ऑडियंस, जनता और राजा जो होते थे उसके बीच क्या क्या संबंध होता था, क्या क्या नियम होता था, उन चीजों के बारे में जो है डिटेल्स में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ में
दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? आर्य लोगों के द्वारा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए वैदिक सभ्यता किसके द्वारा शुरू किया गया? आर्य लोगों के द्वारा। वैदिक सभ्यता कब से कब तक था? तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी में जो है आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व तक दिया हुआ है। आपको गूगल पे ना ही सर्च करना, ना ही आपको एसबीपीडी का माना। ठीक है, एसबीपीडी में भी थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, गूगल में भी अलग दिया हुआ है। तो देखिए जब भी आपको पूछे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपको 2600 से लेकर के 1900 लगाना। ठीक है, 2600 से लेकर के 1900 लगाना है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता जो है आपको 1500 से 600 ईसा पूर्व तक लगाना है, यानी कि वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के बीच थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं पे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग शहरी सभ्यता बोलते हैं या फिर नगरीय सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता में कौन सी भाषा चलती थी? संस्कृत भाषा चलती थी। यही वैदिक सभ्यता में 4 वेद हुए थे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया इसका नाम वैदिक सभ्यता इसीलिए पड़ा क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में जो जानकारी है वो वेदों से प्राप्त हुई थी। और यही वैदिक सभ्यता में 4 वेद आया था। एक का नाम था ऋग्वेद, जो कि सबसे पुरानी वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो ध्यान रखिएगा 4 वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी वेदों का जो एक प्रकार का स्थापना है या फिर बोल सकते जो पाया गया था वो कौन सी सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई? हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल, इसी काल में जो है बौद्ध तथा जैन सहित अलग अलग दार्शनिक विचार वाले धाराओं का विकास यानी कि उदय हुआ था। यानी कि बौद्ध और जैन धर्म का जो विकास है वो वैदिक काल में ही हुआ था। बेसिकली हम लोग इसका मतलब समझेंगे तो। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यानी कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो इसी वैदिक काल में हुआ था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत है, जो नींव है, यानी कि जो जड़ है, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं जब आप पेड़ लगाने जाते हैं तो जो नींव है, जो खुदाई है, यानी कि जो जड़, सबसे पहले पेड़ को लगाया किसने, यानी कि नींव किसने रखा? तो दोस्तों वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था। किसका? मौर्य साम्राज्य का। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य की स्थापना का नींव किसने रखा था, तो आपको बोलना है कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे जिसका नाम था धनानंद। नंद वंश एक था, उसका जो अंतिम शासक था जिसका नाम था धनानंद, उसी को हराया। कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य हराया। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, शुरुआत किया था। तो चीजें आपको समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर समझ लीजिए महाजनपद का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि महाजनपद मतलब होता है राज्य, और जनपद का मतलब आपको समझना है जिला। ठीक है, तो जहां पर भी जनपद आ जाए तो आपको समझना है कि जिला, आज के जमाने में जैसे जिला है, जिला तो उतना बड़ा नहीं है, छोटा होता है, और राज्य जो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो महाजनपद मतलब आपको समझना राज्य, और जनपद का मतलब होता है जिला। अब जनपद किसको बोलते हैं? तो ऐसा भूमि का टुकड़ा या भूखंड, ऐसा भूमि का टुकड़ा या भूखंड जहां लोग अपना घर बताते हैं उसे जनपद कहा जाता है। जनपद का इस्तेमाल जो है प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में भी मिलता है, यानी कि एक प्राकृतिक भाषा हुआ करता था, एक संस्कृत भाषा जो अभी भी है। प्राकृतिक भाषा किसे बोलते हैं? जहां पर जो है इशारों में बात किया जाता है उसी को प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो जनपद का जो इस्तेमाल है वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक भाषाओं में भी मिलता है। जब चीजें आपको समझ में आ गई। अभिलेख का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको बताया, अभिलेख जो है वो धातु या मिट्टी के बने होते हैं जिसकी सतह पर खुदे हुए, जैसे कि खुदा हुआ एकदम कोई चीज से, ठीक है, लकीरों या फिर निशानों में कुछ लिखे हुए होते हैं, उसी को हम लोग अभिलेख बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार का रिकॉर्ड बोलते हैं। तो जब भी अभिलेख आ जाए आपको समझ जाना है कि एक प्रकार का धातु है या फिर कोई मिट्टी है या फिर कोई पेपर है या फिर कोई पेड़ में एक कुछ लिखा हुआ है, खुदाई करके जैसे भी हो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ निशानी दिया हुआ है, बस इसी को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख में जो है राजाओं का विचार, धार्मिक संस्थाओं में महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए गए दान का ब्यौरा लिखा होता है। यानी कि अभिलेख में क्या क्या लिखा हुआ था, जो राजाओं का जो विचार होता है, ठीक है, उसके बाद धार्मिक संस्था में महिला और पुरुष के द्वारा जो दिया गया दान है उसी का ब्यौरा जो है, यानी कि उसी का जो डिटेल्स है वो अभिलेख में दिया हुआ होता है। अभिलेख जो है एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी प्रमाण, यानी कि इसी से हम लोगों को, इसी से प्रूफ होता है कि कुछ ना कुछ था। तो इसी ये जो है क्या है, एक अस्थायी यानी कि परमानेंट प्रमाण है। ये नहीं कि टेम्परेरी कि आज इसको मानेंगे अभिलेख, हाँ अभिलेख है तो इसका मतलब होगा, कल कहेंगे नहीं 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 हम लोग इससे बोलने, ऐसा नहीं है। ये क्या है? अस्थायी प्रमाण है, यानी कि आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत से अभिलेखों में उसके निर्माण तिथि भी लिखी हुई होती है, जिस पर नहीं होती है उस पर पुरालिपि यानी कि लेखन शैली के आधार पर स्पष्ट अनुमान लगाकर तिथि निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सा अभिलेख में जो है उसका यानी कि निर्माण तिथि, यानी कि जब इसका स्थापना किया था वो डेट भी लिख दिया करता है। लेकिन जिस पर अगर नहीं होता है तो जो भी पुरालिपि है यानी कि जो भी लेखन शैली है उसी के आधार पर जो है स्पष्ट अनुमान लगाया जाता है कि इसका तिथि आखिर क्या होगा। तो ये है आपका अभिलेख। ठीक है, अब प्राकृतिक भाषा के बारे में मैंने आपको बताया, वह भाषा जिसको अनपढ़ प्रजा तथा राजा आसानी से समझ लेते हैं। मतलब वह भाषा
जो कि एक अनपढ़ प्रजा हो गया और एक राजा हो गया, ये दोनों जो है आसानी से समझ लेता था, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक भाषा। इसी को प्राकृतिक भाषा की संज्ञा दी गई। ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख यानी कि ओल्डेस्ट रिकॉर्ड प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक भाषाओं में कौन से अभिलेख लिखे जाते थे, तो जो सबसे पुराना अभिलेख होता था यानी कि प्राचीनतम जो अभिलेख होता था, ओल्डेस्ट जो रिकॉर्ड होता था, उसी को जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था। प्राकृतिक भाषा क्या हो गया? नेचुरल लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि जिसको अनपढ़ प्रजा तथा राजा आसानी से समझ लेता था, उसी को प्राकृतिक भाषा बोला जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं मगध यानी कि आधुनिक बिहार के बारे में। यहां से जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। आपको पूछा जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनता है वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 16 महाजनपद के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया वो चीज आपको समझ लेना है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसका मुख सुंदर हो। तो जो जो पॉइंट आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, या फिर दोबारा वीडियो देखिए, नोट जरूर कर लीजिएगा। चीजें आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, मजा अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जो है टोटल 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों को पता चला कि नहीं, टोटल 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में भी कुछ महाजनपद जो कि इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि दोनों इसकी जो जानकारी है हम लोगों को दोनों ग्रंथ यानी कि जैन ग्रंथ में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी मिला। ठीक है, तो उसी ग्रंथों में जो महाजनपद के बारे में हम लोगों को मिला, एक महाजनपद जिसका नाम था मगध, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको पूछा जाए मगध के बारे में, तो आपको यही सब लिखना है, मगध, जो कि आधुनिक बिहार जिसको अभी हम लोग बोल सकते हैं। 16 महाजनपदों में जो प्रथम महाजनपद था मगध, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ठीक है, यानी कि मगध जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या बन गया? सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, यानी कि सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। क्यों बना था सबसे शक्तिशाली राज्य, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप कहानी को सुनिए। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया हड़प्पा जो सभ्यता था वो शहरी सभ्यता था, लेकिन वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, वो भी हम लोग देख चुके हैं। प्राकृतिक कारण था, बहुत सारा कारण था, वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वैदिक सभ्यता आया। एक पहले ग्रामीण था, फिर यहाँ पर लोहा का खोज हुआ। जब लोहा का खोज हुआ तो लोग जो है लोहे से हल जोतने लगे, तो फसलों का पैदावार बढ़ा। जब फसलों का पैदावार बढ़ा, कृषि का पैदावार बढ़ा, तो इसको बेचने लगा, यानी कि यहाँ से वहां इसी तरीके से पूरे दुनिया में फैलने लगा। और कहीं ना कहीं जो है इसी वजह से जो है महाजनपद जो भी ग्रामीण था वो कहीं ना कहीं विकसित हो गया, एकदम अचानक से पूरा विकास करने लग गया। ठीक है, यानी कि पूरा डेवलप करने लग गया। तो उसी में एक आपका महाजनपद था जिसका नाम था मगध, ये भी जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप किया था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, तो 16 महाजनपद में जो प्रथम महाजनपद है उसका नाम क्या है? मगध है। ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइटी, सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, यानी कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। अब शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना था, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले खेती की उपज में अच्छी खासी बढ़ोतरी। मैंने अभी आपको बताया लोहा का खोज हुआ था, तो लोहा का जो खोज हुआ था उससे क्या हुआ कि खेती में जो है, खेती की जो उपज है वहां पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, अथवा उपज जो है वो ज्यादा होना। ठीक है, गंगा और सोन नदी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको सोन लिखा हुआ है, यानी कि गंगा और जो सोन नदी था उसी के कारण ज्यादा उपज हो रहा था। ये भी रीजन है, क्योंकि जब सिंचाई वगैरह की सुविधा अगर अच्छा मिलती है तो वहां पर उपजाऊ जो है ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। ठीक है, तो खेती का जो है उपज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि गंगा और सोन नदी बगल में था, और क्योंकि लोहा का खोज हो चुका था, जिससे कि हल आसानी से जोता जाता था। ठीक है, जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्ध होना, जो कि सैनिकों के काम आते थे। जंगली क्षेत्रों में किसका उपयोग, मतलब कि किसका उपलब्धि था? हाथी का उपलब्ध था, जो कि किसके काम आते थे? सैनिकों के काम आते थे। तीसरा रीजन क्या है? लोहे की खदानों में प्रचुर मात्रा में लोहा की उपलब्धता, जिससे तरह तरह के हथियार और उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, तो लोहे की खदानों में जो प्रचुर मात्रा में है, किसका उपलब्धता था? यानी कि प्रेजेंट था लोहा की। मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा लोहा का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं महाजनपद में ही किया गया था, और जिससे क्या बनाया कि तरह तरह का हथियार बनाया गया, तरह तरह का, समझ रहे हैं, तरह तरह का हथियार और उपकरण बनाया जाता था लोहे की खदानों से, क्योंकि लोहा जो है कहीं ना कहीं फ्री में मिल गया। उसके बाद अगला पॉइंट है गंगा और उसके सहायक नदियों से आवागमन का आसान होना, क्योंकि यह रास्ता और सुलभ जो कि आसानी से मिले, अर्थात दुर्लभ का विलोप साबित हुआ। मतलब गंगा और उसके जो सहायक नदी थे, यहाँ से क्या हुआ, व्यापार होने लगा, ट्रांसपोर्ट होने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात होने लगा नदियों से। ठीक है, जो कि आपको पता ही है सबसे जो सस्ता जो ये पड़ता है, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा खर्च किसमें लगेगा? यातायात में लगेगा, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको गाड़ी का जो खर्च बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, एक दूसरे से दूसरे देश में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्च लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप पानी जहाज से जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं खर्च जो है वो कंपेरिजन उसके कंपेयर में आपको कम लगेगा। ठीक है, तो उस समय क्या था, गंगा नदी था जैसे मैंने आपको बताया, और सहायक नदी यानी कि सोन नदी वगैरह था, और भी बहुत सारा नदी था, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो रास्ता है वो सस्ता और सुलभ, यानी कि सस्ता भी हुआ और आसानी से पहुंचाने वाला हुआ, ये साबित हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है
मगध का शक्तिशाली बनने के पीछे एक कारण है। ठीक है, पांचवा कारण क्या है, इस महाजनपद के आसपास में पहाड़ियां थी जिससे इसको सुरक्षा मिलता था। और पांचवा रीजन ये है, ये जो मगध महाजनपद था इसके अगल बगल में चारों तरफ जो है क्या था, पहाड़ था। अब पहाड़ से क्या हुआ कि इसको सुरक्षा मिला, प्रकृति वाला सुरक्षा। कैसे, अब कोई भी सैनिक अगर हमला करेगा, कुछ भी करेगा, तो हमला करने से पहले उसको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके लिए डर बना हुआ होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति कारण भी था इसको बचाने का। छठा पॉइंट क्या था, मगध के राजा जो है योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। यानी कि मगध का जो राजा हुआ उस समय था वो बहुत ही अच्छे राजा थे, योग्य थे, लायक थे और महत्वाकांक्षी थे। यानी कि कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं करते थे और शासकों की नीति बहुत अच्छी थी। यानी कि जो राजा होते थे उस समय, उसका जो नीति था, जो पॉलिसी था, वो बहुत ही अच्छी था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब झारखंड पहले बिहार में आता था, अर्थात मगध में, जो कि 15 नवंबर 2000 में बिहार से पृथक हो गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अभी जो मगध है उस समय कौन, मगध में जो है आपका झारखंड भी आता था, साथ में बिहार भी आता था। ठीक है, और झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गए। लेकिन पहले बिहार और झारखंड एक जगह था और वो मगध में ही पड़ता था। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई कि मगध महाजनपद जो है आखिर शक्तिशाली क्यों था, इसके पीछे क्या कारण था, और इसमें हम लोग मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जैन तथा बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध का शक्तिशाली बनने का कारण, अब तो हम लोगों को तो महाजनपद के बारे में कैसे पता चला है, एक जैन ग्रंथ से और एक बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध धर्म को कौन लेके आया था, तो भगवान गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म को लेके आया था, और महावीर जो है वो कौन, किसको लेके आया था, जैन धर्म को लेके आया था। ठीक है, तो हम लोग आगे आने वाला जो अध्याय है वहां पर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। ठीक है, चलिए, तो जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार जो है मगध शक्तिशाली आखिर क्यों बना, इसको समझते हैं। मगध का शक्तिशाली बनने का कारण जो है विभिन्न शासकों की नीति है। जैसे कि आपको बताया मैंने कि सबसे ज्यादा जो रीजन है वो क्या है, वहां का जो राजा होता था वो बहुत ही अच्छा होता था, कभी भी भेदभाव नहीं करता था। अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे धर्म से इसलिए आपको कर वसूलेंगे, आप इस धर्म से आपसे, ये वाला चीज कभी भी नहीं होता था। और ये चीज जहां पर भी होगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज जहां पर भी होगा वो देश डूबते जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं। तो धर्म वाला जो राजनीति होता है बहुत ही खराब होता है। अगर किसी की भी दिमाग में धर्म वाला राजनीति है कि नहीं हम इस जाति से हैं तो हम इस जाति को वोट करेंगे, इस जाति से तो इस जाति को वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में जो है आप देश को बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनने का कारण था वो यही था कि यहाँ का जो राजा होता था वो, इसको जो नीति होती थी वो एकदम फिक्स होती थी, आपके लिए जो कानून है वही कानून किसी और के लिए भी। ठीक है, जैन और बौद्ध के अनुसार अजातशत्रु महाजनपद मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिशियस राजा थे। ठीक है, तो किसके जैसा, अजातशत्रु महाजनपद मनंद, ठीक है, पद्मनंद जैसे प्रसिद्ध जो फेमस राजा थे वो क्या थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, यानी कि एम्बिशियस राजा थे। शुरुआत में राजगा मगध की राजधानी थी। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मगध की जो राजधानी शुरुआत में कौन था, राजगा, उसी को अभी हम लोग राजगिरी बोलते हैं, और राजगा का मतलब उस समय क्या होता था, राजाओं का घर। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, राजगा का मतलब होता है राजाओं का घर, और शुरुआत में जो मगध का राजधानी था वो कौन था, राजगा था, जो कि आज के जमाने में इसको हम लोग बोलते हैं राजगीर। ठीक है, आगे चलकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, तो एक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया गया था। लेकिन उससे पहले जो है मगध की राजधानी कौन था, राजगा था। उससे पहले कौन था, राजगा था। और मगध की जो स्थापना है कहीं ना कहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि महाजनपद की जो स्थापना है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुकी थी। ठीक है, तो शुरुआत में जो राजधानी वो राजगा थी, लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया गया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े, मगध महाजनपद के बारे में पढ़े, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी था वो भी पाटलिपुत्र ही था। तो आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था, और मौर्य साम्राज्य की राजधानी वो पाटलिपुत्र तो थी, लेकिन आगे यानी कि उसी समय नहीं, एक वक्त में नहीं। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई। आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक साम्राज्य, जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको कहानी तो शुरू में ही आ गया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी इसी काल में, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे आने वाले समय में जो है इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको पढ़ेंगे। मौर्य वंश उसी को बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य उसी को बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज आप लोग चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, सभी पॉइंट को, जो भी पॉइंट आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, और जिसको भी नोट करने के लिए बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो है आपका पार्ट 1 था।
पार्ट 1 था ये आपका, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3, उसके बाद हो सकता है चैप्टर समाप्त हो जाए। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है, नई बैच स्टार्ट हो चुकी है, और आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त है, शेयर करें ताकि वो भी जो है क्लास को ज्वाइन कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।